नमस्कार दोस्तों। हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले बार डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के कुछ वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी और उसमें हमको स्पेशली हिंदीज के भी हमने वीडियोस बनाए थे। बहुत सारे लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ ये जो वीडियोस है आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके एक एक करके ट्रांसलेशन करवा के दीजिए हमें। तो हमने पिछले 2 वीक्स में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 वीडियोस या फिर उससे ज़्यादा वीडियोस हमने ये किए हैं। तो हमने देखा कि डब्ल्यूडी गान के चाहते बहुत लोग हैं हिंदी में भी। तो बहुत सारे लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया और इस बार हमने एक नया वीडियो भी बनाया था जो डब्ल्यूडी गॉन ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश अंग्रेजी में है। तो इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई लोगों की खास करके, और उन्होंने हमको बताया कि सर आप इतने टाइम क्यों रुकते हो, क्या अगर आप 2 3 दिन पहले अगर ऑलरेडी आपने वीडियो बना दिया है तो हमारी गुजारिश है आपसे कि ये जल्दी से जल्दी वीडियो हिंदी में भी बनाइए। तो मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैं सोचा कि आज ये वीडियो बना के आपको दे दूं। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डब्ल्यूडी गॉन ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, ये बुक डब्ल्यूडी गान साहब ने नहीं लिखी है। ये डब्ल्यूडी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में उन्होंने जो भी कहा है वो एक एक करके ये बुक में कोलेट करके कलेक्ट किया हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हो। बराबर। और अगर आपको जो इंग्लिश में वीडियो है, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू विल बी फाइंडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। If you go on playlist, probably in playlist you'll be finding a different playlist by WD Khan Trading Techniques, and over there you'll be finding these videos which are pertaining to WD Khan, and this is the latest video that we have started about WD Khan on law of vibration. माफी चाहूंगा, कुछ कुछ लोग हैं जो शायद हिंदी नहीं समझते, तो उनके लिए स्पेशली ये इंग्लिश में ही डाला हुआ है ताकि एटलीस्ट उनको क्या है वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आए। तो चलिए हम जैसे बताया कि डब्ल्यूडी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये ऑलरेडी हमने इंग्लिश में अंग्रेजी में ये वीडियो बनाई है और काफी लोगों ने इसको सराहा और रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हिंदी में भी बनाइए। तो चलो ये बुक के ऊपर जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन, डब्ल्यूडी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो ये किताब डब्ल्यूडी गान साहब ने नहीं लिखी हुए है, उनका इंटरप्रिटेशन है। और ज्ञान स्टडी ग्रुप पे आपको ये डिटेल सब मिल जाएगी, जो भी उनकी बुक्स है सब ज्ञान स्टडी ग्रुप करके है। आप अगर गूगल पे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको उसका सब डिटेल्स मिल जाएगा। और ये बुक बेचने के लिए नहीं है। तो हमारा जो भी इसके बारे में ज्ञान है या फिर हमारी इंटरप्रिटेशंस है जो ज्ञान साहब ने हमारे लिए छोड़ के गए थे, तो हम वो यूट्यूब पे डालते रहेंगे। चलिए एक एक करके उन्होंने क्या लिखा है बोल देते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान साहब बोलते ही वॉज अ साइकिल स्टूडेंट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान साहब साइकिल के स्टूडेंट्स थे, हमको साइकिल के बहुत ध्यान देना है। ऑफ कोर्स वो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते थे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बट उनको जाना जाता है ज्यादातर साइकिल्स के लिए, क्योंकि साइकिल के वो अच्छे स्टूडेंट थे। उन्होंने बहुत सारी साइकिल्स हमको अडॉप्ट करके टनल थ्रू द एयर में भी डाली हुई है बुक में, अगर आप एक एक करके इंटरप्रेट करेंगे तो। और अगली वीडियोस में हम एक एक करके वो साइकिल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। सिंस ऑल ग्रेट स्विंग्स और मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट आर साइक्लिक, दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद पीरियोडिक लॉ। तो सबसे पहले को इनको बताना है कि भाई जो भी साइकिल्स होती है या फिर स्विंग्स होती है या फिर मूवमेंट होती है, पीरियड्स के हिसाब से होती है। तो ये साइक्लिक मूवमेंट्स होती है और ये हमेशा पीरियोडिक लॉ यानी जो नेचुरल लॉस है उसके हिसाब से पीरियोडिक वे से होती है। यानी एक तक प्रकार से जैसे समय के हिसाब से जैसे लॉज आपके साइकिल्स बनते हैं, वैसे वैसे करके एक एक करके साइकिल्स बनती है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ। तो उनको बोलना है कि भाई ये भी है, जो भी मूवमेंट्स होती है ये नेचुरल लॉ के हिसाब से ही मूवमेंट्स होती है। And a cause which exists long before the effect take place and can determine year in advance। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने जो बोला हुआ है कि जो भी चीजें होती है उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में, उसके लिए जो कारण होता है वो बहुत पहले होता है और इसका इम्पैक्ट बाद में होता है। तो हमको ये कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कारण अच्छी तरह से समझ गया, आपको अगर ये कारण पहले ही समझ गया, तो उसको उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो क्या होगा ये आपको अच्छी तरह से पता चल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम धीरे धीरे करके ये चीजें समझ लेते हैं और ये आपको एडवांस में पता चलेगा वो कहना चाहते हैं।
आगे वो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन द लाइव्स ऑफ मेन, नेशन एंड स्टॉक मार्केट। तो ये हमने टनल थ्रू द एयर में भी देखा है। अगर आप पहले के वीडियोस देखोगे, ये पहले के सब वीडियोस है हिंदी में। आपको अगर एक एक करके देखना है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज एक पहले के वीडियोस देख लीजिए। हाँ, इन्होंने हम यहाँ पे हमने डिटेल में एक एक करके पूरे टनल थ्रू द एयर के बारे में, या फिर उनके जो साइकिल्स है, ज्ञान एम्बलम या फिर टनल थ्रू द एयर, उसके इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी या फिर इकोनॉमिक सोलस्टाइज है, उसके बारे में हमने डिटेल्स डाला है। तो मेरी गुजारिश है, प्लीज आप एक बार जाके वहाँ पे वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आगे ज्ञान साहब क्या कहते हैं? ज्ञान साहब ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको यहाँ पे बताई हुए हैं। ज्ञान साहब कहते हैं, Gyan's work was not totally astrological or astronomical. Gyan also did cyclic studies using what he termed the law of vibration. तो यहाँ पे जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है या फिर कलेक्ट किया है सब, डब्ल्यू डी गान का लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो कहते हैं कि ज्ञान साहब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट नहीं थे। उनका भरोसा सिर्फ ये चीज पे नहीं था, इनका भरोसा साइक्लिक स्टडीज पे ज्यादा था, और जिसके लिए उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मुताबिक साइक्लिक स्टडीज की है। तो हमको ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये साइकिल स्टडीज कैसा होता है, एक एक करके हमको समझना है। कुछ चीजें सिर्फ बेसिकली बताने के लिए मैं उसके हिसाब से दूंगा और बताऊंगा। ये ऑफ कोर्स हमने एक एक करके डिटेल में आगे समझना है, बट यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ कि हाँ, कुछ स्पेसिफिक साइकिल्स होती है वो हमेशा रिपीट करते रहती है मार्केट में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो ज्ञान साहब का वर्क जैसे बताया कि ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल नहीं था, वो साइकिल्स के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने साइकिल्स अच्छी तरह से स्टडी की है, और इसके लिए उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हमको बताना चाहा। इन एन आर्टिकल अबाउट डब्ल्यू डी गान रिटर्न नियरली, ये कुछ खास नहीं है। द फैक्ट दैट द एंशियंट रोड देयर नंबर्स एंड लेटर्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स opened the way to his discovery of law that rules all things। देखिए, अभी ज्ञान साहब ने दो स्पेसिफिकली चीजें बताई है जिनके कारण उनका साइकिल्स में जो उत्साह था, जो इंटरेस्ट था, बहुत सारा इंटरेस्ट आया। ये क्यों आया? तो सबसे पहले तो उनको पता चला कि ये जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश में जिस प्रकार से ये लिखे जाते हैं, फिर से हमारे जो लेटर्स रहते हैं, लेटर्स यानी अल्फाबेट्स ए से जेड तक। अब माफ कीजिएगा, ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं हिंदी के बारे में डिटेल्स नहीं देखा है, बट यहाँ पे ज्ञान साहब ने इंग्लिश के बारे में बोला है। तो इंग्लिश जो नंबर्स है 0 से लेके 9 तक, और अल्फाबेट जो है अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक, ABCD XYZ पूरे। तो वो उन्होंने बताया है कि ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के हिसाब से लिखे हुए। एंशियंट रोड दिस नंबर्स एंड लेटर्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओपन द वे टू हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ दैट रूल ऑल थिंग। तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया, और उनको पता चला कि मार्केट इसके हिसाब से कैसे काम करता है। तो उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने स्टार मार्क किया है। तो आइए चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं, जानते हैं कि बाबा ये क्या है और कैसा है। उन्होंने ये नंबर्स के हिसाब से हमको ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्यों बताया। तो थोड़ा रिसर्च करते हैं और देखते हैं नंबर्स के बारे में क्या है। तो नंबर्स के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमको कुछ खास चीजें पता चलती है। अल्फाबेट्स का ज्योमेट्री से क्या लेना और कैसा है? तो जो जो हमारे क्या बोल सकते हैं, पूर्वज थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया है। तो नंबर्स के बारे में देखते हैं। अब ये नंबर्स का और ज्योमेट्री का कैसा लेना देना है। तो नंबर्स ऐसे ही नहीं लिखे जाते, उसके कुछ हिस्ट्री है, और उसके हिसाब से लिखे जाते हैं। और खास करके लिखने के बजाय जो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी है, जैसे सबकी शुरुआत एक पॉइंट से होती है, पॉइंट से फिर लाइन बनी, लाइन को आप फिर उसके हिसाब से एक सर्कल में, गोल में उसका अनुवाद कर सकते हैं, यानी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके हिसाब से मोड़ सकते हैं। वही साइड फिर से एक लाइन से आपको ट्रायंगल मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है। ये सब चीजें हमने ज्ञान एम्बलम में भी उसके हिसाब से देखा हुआ है। तो एक एक करके अभी हम नंबर्स का भी इंटरप्रिटेशन देखते हैं।
जो दो नंबर्स का इंटरप्रिटेशन, ये इसका बेसिक है। हम चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं, राइट। अगर आप देखो अंग्रेजी के जो नंबर से एक से लेके जीरो से लेके एक तक, जीरो से लेके 9 तक, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो सबके सब आ जाते हैं, राइट। तो देखिए एक जो नंबर है 1, उसमें एक एंगल होता है। तो इसके पीछे लिखने का जो कारण है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो ये है कि इसमें एक एंगल आ जाता है। वैसे अगर आप दो देखो, तो दो हम जेड की तरह लिखते हैं, तो इसमें दो एंगल आ जाते हैं, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। वैसे ही 3 में 1 2 3, 4 में 1 2 3 4, 5 में 1 2 3 4 5, 6 में 1 2 3 4 5 6, 7 में ये 1, ये लाइन होती है, हमेशा याद रखिए, यहाँ पे भी लाइन होती है, नीचे में भी एक लाइन होती है। तो उसके वजह से 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 उसमें अलग अलग एंगल्स होते हैं। वैसे ही 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स होते हैं। और 9 में उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंगल्स होते हैं। जीरो में अगर आप देखो तो कुछ एंगल नहीं होता है, वो गोलाकार में होता है, इसलिए उसको कोई एंगल नहीं है, और नहीं है इसलिए वो जीरो माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये है। अभी अगर आप इसको रिलेट करें अल्फाबेट, सॉरी, नंबर्स को, तो नंबर्स को ज्योमेट्री के साथ में रिलेट करने के लिए हमको खास वजह पता चलती है, एंगल्स होती है। तो शायद जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो एंगल से रिलेटेड है, ये हमारा इसमें से एक अनुमान आ जाता है, बराबर। तो चलिए उसके हिसाब से फिर से अल्फाबेट्स पे भी थोड़ा ध्यान देखते हैं, अल्फाबेट्स में चेक करते हैं अल्फाबेट्स कैसे होते हैं और क्यों ऐसे लिखे जाते हैं। अल्फाबेट्स किधर गया? तो ठीक है, हम अल्फाबेट्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने एंग नंबर्स के बारे में देखा, एंगल से रिलेटेड है। अल्फाबेट्स थोड़ा डिटेल में, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट चलो हम ब्रीफ में देख लेते हैं। ये अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स है A to Z। देखो ये A to Z तो मॉडर्न में हिसाब से शुरू हुआ है, और ये 26 है। पहले अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, पहले 22 ही थे। और इसके पहले जैसे ये अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेट्स नहीं थे, तो एक वाक्य को कुछ तभी करके उसके लिए उन्होंने एक सिंबल किया था। तो वैसे थे, फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं, चलो इसके लिए भी हमको थोड़ा डिटेल्स रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये अल्फाबेट्स उसके हिसाब से बनाए, बराबर। वहां से फिर ये बाद में ये एक स्पेसिफिक पीरियड में थे। तो BCE 1750, यानी तकरीबन 200 300 3750 साल पहले की ये बात है। तभी में हमारे पूर्वज उसके हिसाब से लिखते थे। इसे प्रोटो सिनियाटिक कहा जाता है। अगर आप देखो तो आपको गूगल पे इसका डिटेल्स भी मिल सकता है। उसके बाद में तकरीबन 1000 BCE, यानी 3000 साल पहले की बात है। तो 3000 साल पहले अगर हम देखें तो हमको कुछ कुछ उसके हिसाब से रेलेवेंस मिलना शुरू होता है। ABCD कैसे लिखा जाता था, तो शायद कुछ कुछ आप वर्ड देखोगे तो ये ABCD से मेल जोल खाते हैं, बट उसके हिसाब से क्या हुआ, फिर एक के साथ में ये दूसरा वर्ड बना, ये फिर ये वर्ड के साथ में ये वर्ड भी आ गया, तो कुछ कुछ उसमें एडिशंस हो गए, एक एक करके आगे आने लगा। दूसरी बात अगर आप देखो तो एंशियंट लैटिन में, यानी तकरीबन 5000 BC, यानी 2500 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये ABCD का थोड़ा बहुत आविष्कार उसके हिसाब से आने लगा, बराबर है। अगर आप इसमें खास बात देखो तो ए को दोनों तरह से लिखा जाता था। ए आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए आप ऐसे भी लिख सकते थे। इसके पास इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। अगर आप देखो तो लिखने के पहले ऐसी कुछ खास आदत नहीं थी कि आपको लेफ्ट से लेके राइट तक ही लिखना है। कभी कभी उसको लेफ्ट से राइट तक भी लिखते थे और राइट से लेके लेफ्ट तक भी लिखते थे। तो इसलिए शायद ए ऐसे लिखा जाता था, बी दोनों साइड से लिखा जाता था, ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते। जब भी आप उल्टा लिखते थे, यानी आप जब भी राइट से लेफ्ट में लिखते हो तो आप बी ऐसे लिख सकते हो, और जब भी आप लेफ्ट से राइट में लिखते हो तो आप बी ऐसा लिख सकते हो। तो इसके लिए कुछ वैसे स्पेसिफिक रूल नहीं था, बट बाद में जैसे एक एक करके रूल लिखा कि आपको लेफ्ट से राइट में ही लिखना है, इंग्लिश में स्पेशली, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, कृपया आप ध्यान दीजिए। ये बाकी कुछ लैंग्वेजेस के बारे में नहीं है, बट इंग्लिश के बारे में है। तो इंग्लिश को जब भी रूल बना कि ये लेफ्ट से राइट तक ही लिखा जाएगा,
तो उसके अल्फाबेट सीधे हो गए, एक ही प्रकार से लिखने लगे, और फिर हमको मॉडर्न में आखिरी में ये 26 अल्फाबेट्स मिले। तो जस्ट ये शॉर्ट हिस्ट्री उसका, थोड़ा हमको पता चलता है कि भाई कैसे लिखा जाता था और पहले उल्टे पुल्टे कैसे लिखे जाते थे। तो ये चीजें जस्ट बेसिक जो है हमको दी हुई है, उसके हिसाब से हम जस्ट समझ रहे हैं कि क्या है और कैसा है। आइए चलो बुक पे वापस आता है। The fact that the ancient wrote their numbers and letters in geometrical figures opened the ways to discovery of law that rules all things. तो अभी हमको एक चीज पता चलती है यहाँ से, जो नंबर्स है, नंबर्स लिखने के पीछे कुछ कारण है, स्पेशली शायद एंगल्स के हिसाब से कुछ बेसिक चीजें हैं। लेटर्स का भी वैसे ही कारण हो सकता है। वी फाउंड दैट एवरी लेटर, तो एक ज्योमेट्रिकल एंगल के हिसाब से वो लिखा जाता था, और ये जो लेटर लिखा जाता है, नंबर्स लिखे जाते हैं, तो उसके हिसाब से उसका कुछ पावर ऑफ इट्स वाइब्रेशन होता है। तो नंबर्स के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से हम स्पेशली बोल सकते हैं। Knowing this vibration in the letters of an individual name, in the letters contained in the name of a stock, or in the letters of the name of a country or ruler, the destiny of that individual, that stock, and that ruler and country can be correctly seen. तो ये शायद थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है इसमें, कि शायद अगर आपको ये चीजें पता है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो अच्छी तरह से, अगर आपको वो नंबर्स के, वर्ड्स के वाइब्रेशंस पता है तो। आगे डब्ल्यू डी कांत साहब क्या कहते हैं, लिखते देख लीजिए। देखिए उनको बोलना था, ही डज नॉट वांट टू बी रिगार्डेड एज अ प्रोफेट और अ सीयर। सीयर यानी सर जिसको कहा जाता है, प्रोफेट भी करके जानना नहीं चाहते थे, बट रादर एज अ मैन ऑफ साइंस। तो उनको साइंस पे ज्यादा भरोसा था, तो उनका गुजारिश उनको वही वही थी सब लोगों से, कि उनको अगर जाना जाए तो एज अ मैन ऑफ साइंस करके जाना जाए, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, या फिर प्रोफेट भी नहीं, या फिर सीआर करके भी नहीं, बट साइंस के विद्यार्थी करके उनको माना जाए। आगे में फिर बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल रहे, वो एस्ट्रोनॉमर बोल रहे, कि एस्ट्रोनॉमर जैसे ही जो ग्रहण होता है उसको मिनट बाय मिनट के हिसाब से बोल सकता है, अगर उसको पता है कि उसकी मूवमेंट कैसी होती है। अगर एस्ट्रोनॉमर को वो चीज पता रह सकती है, तो ये सब साइंटिफिक या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। उनका ऑर्बिट कैसा होता है, अगर आप रिसर्च करोगे तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। और ये खास करके ये बोलते थे कि भाई ये चाइनीज लोगों को ये लॉ अच्छी तरह से पता था, अंडरस्टूड ऑल दिस लॉज एंड कंप्यूटेड द कमिंग ऑफ इक्लिप्स थाउजेंड्स। और ये जो चाइनीज को पता था, चाइनीज लोगों को खास करके पता था, तो उनको शायद 1000 साल पहले जो इजिप्शियंस और कैल्डियंस को पता था, उनके भी 1000 साल पहले चाइनीज लोगों को ये लॉस पता थे, और उन्होंने उसके हिसाब से ग्रहण कभी होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी पहले अनुमान लगा दिया था। ऐसे ज्ञान साहब का कहना है। आपको अगर चाहिए तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, आपको डिटेल भी पता चल जाएंगे। तो ज्ञान साहब आगे कहते हैं, in making my predictions, I use geometry and mathematics just as an astronomer does based on immutable laws which I have discovered. तो ज्ञान साहब का इसका यहाँ पे कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई मैं ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो हम समझ लेंगे इसमें ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स कैसे आ जाता है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो इसमें भी ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम धीरे धीरे ये साइकिल्स कैसे आते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, बट जस्ट आपको रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूँ। देर इज नथिंग सुपर नेचुरल और वियर्ड अबाउट इट। इसके बारे में सुपर नेचुरल कुछ नहीं है। मैं शायद उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँ, माफ कीजिएगा, उसके ऊपर फोकस नहीं है इसलिए। Some weeks ago, I read an interesting article on the failure of astrologers in predicting regarding the war. तो उनका बोलना है कि शायद जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ज्योतिष है, उनसे कुछ गलतियां हो गई वॉर को प्रेडिक्ट करने में। ये गलतियां होती है उनके बारे में, ऐसा बोलना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पता है तो आप सही प्रेडिक्शंस कर सकते हो उसके हिसाब से, वरना नहीं। और उनका ये बोलना था कि कुछ नेचुरल लॉज है जो हमारे पूर्वजों को पता था, ये उन्होंने कभी बुक्स में लिखी नहीं, क्योंकि उनको ये राज जो थे वो उनके खुद तक ही लिखने, यानी उनको उनके ये लॉज जो है वो उनको खुद तक ही रखने थे, उनको बाकियों को ये इसके बारे में बताना ही नहीं था। बराबर, ऐसे वो कहते हैं। और ये जो लॉज है ये अपने कैलकुलेशंस में आना बहुत जरूरी है, ऐसे ज्ञान साहब का बोलना है। और वो बोलते हैं कि शायद इसलिए ज्योतिष, सिर्फ ज्योतिष पे भरोसा करके फेल हो जाते हैं। अगर उनको मैथमेटिक्स पे भरोसा है यार, या फिर उनका कैलकुलेशन जो है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से हो, तो वो सही हो सकते हैं। इसलिए
बहुत सारे ज्योतिष जो होते हैं, कम ज्योतिष होते हैं जो एक्चुअली मैथमेटिशियंस भी होते हैं, ऐसे डब्ल्यू गान साहब का बोलना है। एंड सो फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स आर मैथमेटिशियंस, इसलिए बहुत कम ज्योतिष गणितज्ञ भी होते हैं। हाँ, ज्ञान साहब का बोलना था कि उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन डिस्कवर किया जब भी उनको नंबर्स और लेटर्स कैसे लिखे जा रहे थे उसके बारे में उनको पता चला। तो इसलिए हमने क्या किया, स्पेशली उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देखा। तो हमने एक दो स्लाइड देखी, ये वाली स्लाइड देखी जिसमें ओरिजिन ऑफ नंबर्स आया, और उसके बाद में अल्फाबेट्स भी कैसे लिखा जाता था उसके बारे में हमने देखा। Gyan says here plainly that mathematical calculations are not sufficient to predict the future। तो उनका बोलना है कि सिर्फ आपको प्लानिटरी कैलकुलेशंस करके, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जिसे कहा जाता है, प्लानिटरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं है आपको करने के लिए। और उनका आगे बोलना है कि द ग्रेट लॉ बिहाइंड इट ऑल, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन मस्ट ऑल्सो इंटर इनटू द कैलकुलेशन। तो आपको अगर लॉ ऑफ वाइब्रेशन पता है अच्छी तरह से, वो अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्लानिटरी कैलकुलेशंस के साथ में, तो आपको बहुत सारी चीजें सही में मिल जाएगी। तो इसलिए इनका जो एम्फोसिस है, उनका इनका जो ध्यान ध्यान है, उनका जो केंद्रित पॉइंट है, वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, ऐसे वो बुक में से कहते हैं। In other words, something must be used in addition to astrology that is not astrology, and that something is the law of vibration। तो उनका बोलना है यहाँ पे कि भाई ठीक है, चलो एस्ट्रोलॉजी के साथ में कुछ और भी इस्तेमाल करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र नहीं है, और वही चीज लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। ज्ञान देन एड्स दैट एस्ट्रोलॉजी फेल्स। तो उनका बोलना है कि भाई ज्योतिष शास्त्र है वो हमेशा फेल होता है, बट वो क्यों फेल होता है? क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है और वो गणित पे बेस्ड नहीं है। ये इनका बोलना है, मेरा बोलना नहीं है, ये जो यहाँ पे बुक में लिखा है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ज्ञान implies the law of vibration, the law that rules all thing is a mathematical law। तो ज्ञान साहब का बोलना है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है, ये सब रूल्स को, ये सब चीज को रूल करता है, और इसमें मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लॉज इन्वॉल्व है। हियर वी हैव ओनली टू डिस्क्राइब दैट मैथ्स आर इन्वॉल्व। तो इनका बोलना है कि भाई मैथमेटिक्स के ऊपर सब चीजें निर्भर है, और अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पता है, लॉ पता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। What Gyan means by the term mathematics, and we will be in a position to attempt to look at the market as Gyan himself looked at them। तो धीरे धीरे करके चलो हम एक एक चीजें देखते हैं। चलो जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर आ जाती है, आ जाते हैं, सॉरी। कैन स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो हाँ, अब इनकी बहुत सारी चीजें जो हमको बेसिकली पता करनी है कि भाई उन्होंने ये किया तो कैसे किया। तो सबसे पहले तो बोलते कि भाई मैं ब्रोकरेज के बिजनेस में था, राइट। और इसके पहले बोलते हैं, तो उनका बोलना था कि भाई ब्रोकरेज के बिजनेस में थे, इसलिए उनको अच्छा खासा समय मिल जाता था सब चीजों का स्टडी करने के लिए। आगे वो बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, I found that over 90% of traders who go into the market without knowledge or study usually lose in the market। तो इनका बोला था कि 90% जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स है, वो मार्केट में जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए कोई कोई ज्ञान के बिना, या फिर मार्केट की स्टडी के बिना, तो वो हमेशा पैसे गवाते हैं। 90% लोग पैसे गवाते हैं, ऐसे ज्ञान साहब का बोलना है। आगे वो कहते हैं, I soon began to note the periodical recurrence of the rise and fall in stocks and commodities। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो प्लीज ये चीज पे ध्यान दीजिए, बहुत बेहद जरूरी है। I soon began to note that the periodic recurrence of the rise and fall in stocks and commodities। तो उनका बोलना था कि भाई उन्होंने क्या किया, एक जो पीरियडिक मार्केट में राइज और फॉल होते थे, राइज यानी हाई आ गया, लो आ गया, तो इनका उन्होंने उसके हिसाब से स्टडी किया। और ये आगे बोलते हैं, दिस लेड मी टू कंक्लूड दैट नेचुरल लॉज वाज द बेसिस ऑफ मार्केट मूवमेंट। तो ये क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया स्टडी, सबसे पहले तो इन्होंने स्टडी किया मार्केट में जो राइज एंड फॉल आते थे, बराबर है, ये पीरियडिक होते हैं, यानी हर समय के बाद, कुछ समय के बाद में उसके हिसाब से हाइज एंड लॉज ये उसके हिसाब से मार्केट में आते हैं। तो उन्होंने वही किया कि शायद मार्केट में जो लोज है, हाइज है, लो, हाई,
मार्केट में जो लो आता है वो हाई आता है, लो आता है हाई आता है। तो उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी किया, और ये स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि भाई ये रिपीटेटिव साइकिल्स है शायद, पहली चीज। और इनसे शायद कुछ चीजों का उनको अच्छी तरह से चीजों का गवर्न हुआ, और उनको पता चला कि ये चीजें क्या है क्या नहीं, कैसे होती है। तो चलिए एक एक करके वो चीजें भी देखते हैं। अभी आगे में क्या बोलते हैं, जब भी मुझे ये चीज पता चली, यानी पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ राइज एंड फॉल इन स्टॉक मार्केट, जब भी उनको ये चीज पता चली तो उनको ये चीज पता चला कि भाई ये नेचुरल लॉज है, और उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट के मूवमेंट में ये काम करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनके लाइफ के 10 साल ये स्टडी करने में लगा दिए, 10 साल मार्केट के स्टडी करने में लगा दिए। कभी जब भी उनको ये चीज इंपॉर्टेंट पता चली कि मार्केट में राइज एंड फॉल कैसे होते हैं, तो देखिए अपने लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद लाइफ का उनका स्टार्ट पॉइंट था, जो उनको वहां से क्लू मिला कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट चीज अगर हम उसके हिसाब से करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें हमको पता चली, और उसके बाद शायद उन्होंने फोकस किया, और उनके लाइफ के फिर 10 साल उसमें स्पेसिफिकली लगा। तो ये शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हमको भी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो साइकिल्स होते हैं ये शायद बेहद इंपॉर्टेंट है, और उनको उसके साथ पता चले। अभी देखिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ फिर से कुछ ज्यादा बताया नहीं है, बट उनको साइकिल्स के बारे में बताया, और साइकिल्स में उन्होंने हाइज और लोस के बारे में खास करके बताया। तो चलो वो भी चीजें देख लेते हैं। I then decided to devote my life. After exhaustive research and investigation of the known sciences, I discovered that the law of vibration enabled me to accurately determine the exact point to which stocks or commodities should rise and fall within a given time. अभी ये सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लेगा तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शायद इन्होंने जब ये स्टडी किया तो उनको उसके हिसाब से पता चला, क्या पता चला, कि मार्केट में हाइज और लो एक टाइम पीरियड में कभी आने वाले हैं। ये शायद उनको पता चला, तो शायद उन्होंने हाइज और लो का जब स्टडी किया तो शायद उनको लो हाई कभी आएगा, लो कभी आएगा, ये हाई कभी आएगा, ये लो कभी आएगा, ये हाई कभी आएगा। तो शायद उनको उसका एक अनुमान हो गया कि ये साइकिल्स कैसे काम करती है। शायद उसको ये चीजों का अनुमान आ गया, तो इसलिए वो हमको बताना चाहते हैं कि इन अ गिवन टाइम, यानी एक टाइम के अंदर में ये चीजें कैसे हो सकती है। The working out of this law determines the cause and predicts the effect long before the market is aware of either. Right? तो आपको अगर ये लॉस पता है, तो आप इनके बारे में पहले से ही, जब भी इसका कॉज होता है तभी उसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका कॉज क्या है उसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका कॉज क्या है उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये आप मार्केट में उसमें जो बुल साइकिल शुरू होने वाला है या फिर उसका बियर साइकिल जब भी शुरू होने वाला है उसके पहले, यानी अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, या फिर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट कभी होगा, ये चीज आप पहले से ही मार्केट में जब भी लोगों को पता चलेगा उसके पहले ही आपको ये चीज पता चल सकती है, अगर आपको ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन सही तरह से इस्तेमाल करना मालूम हो गया तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर खास फोकस कर रहा हूँ। It is impossible here to give an adequate idea of law of vibration as I apply it to markets. However, the layman may be able to grasp some of the principles when I state that the law of vibration is the fundamental law upon which wireless telegraphy, wireless telephones and phonographs are based. Right? तो देखिए अभी और एक चीज उन्होंने खास करके हमको यहाँ पे बताई, मैं इसको भी स्टार मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन ज्ञान से आप कहते हैं और देते हैं, हमको वो चीजें ढूंढनी है, जब तक हम ये चीजें नहीं ढूंढेंगे हमको उनके बारे में पता नहीं चलेगा, बराबर। तो सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द फंडामेंटल लॉ अपॉन विच वायरलेस टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीफोन्स एंड फोनोग्राफीज आर बेस्ड। अब ये तीनों क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक ढूंढ लेते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं क्या है क्या। एक तो सबसे पहले वायरलेस टेलीग्राफी। वायरलेस टेलीग्राफी क्या होता है, आपको अगर किसी को कॉल करना रहा वो टाइम पीरियड में, यानी 1927 1923 के टाइम पे हमारे पास फोन वैसे नहीं होते थे, तो जो कम्युनिकेशन के लिए, यानी अगर मुझे किसी को कुछ मैसेज देना है, मुझे कुछ संदेश किसी को देना है, तो मुझे उसके लिए टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीग्राफी का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वो मैसेज दूंगा, और मैसेज जहाँ से अगर मुझे एक दूसरे कंट्री में देना है, दूसरी जगह पे देना है, तो वहां से वो मैसेज जाता था, और वहां पे शायद आपके घर पे वो मैसेज उसके हिसाब से बताया जाता था। ऐसा करके वो सिस्टम था। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन के बारे में है, कुछ बेसिक चीजें जस्ट हम समझ ले रहे हैं, वायरलेस टेलीग्राफी, तो कम्युनिकेशन के बारे में हो गया। दूसरा है वायरलेस टेलीफोन्स। अभी टेलीफोन्स फिर से कम्युनिकेशन के लिए, देखिए वायरलेस टेलीग्राफी, आपको किसी को अगर बोलना है तो आप क्या उसको मैसेज दोगे, लिख के दोगे, वो फिर सामने वालों को लिख के देगा,
वहां पे मैसेज जाएगा और वो फिर लिख के आपको उसके हिसाब से मैसेज देगा। तो एक समय पे एक ही चीज होती थी, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन दूसरे की तरफ जाता था, दूसरे से कम्युनिकेशन आपको वापस नहीं आता था। दूसरी चीज होगी वायरलेस टेलीफोन। अभी टेलीफोन जो है आप दूसरों से बात कर सकते हो एक साथ में, यानी आप भी बात कर सकते हो, सामने वाला बंदा भी आपसे बात कर सकता हो, बट ये फिर से कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में, टेलीग्राफी में ये सिर्फ मैसेज आपको देना था उसके हिसाब से, बस 100 मैसेज ही उसके हिसाब से जाता था। तो ये सिर्फ मैसेज था, वर्डिंग में लिखे जाते थे, तो वर्डिंग में मैसेज सामने वाले को जाते थे, बराबर। दूसरा, जब भी वायरलेस टेलीफोन्स होता है तो वायरलेस टेलीफोन्स में आपका वॉइस आ जाता है, आप सुन भी सकते हो, तो आप बोल भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो। और दूसरा है फोनोग्राफ्स। तो फोनोग्राफ में क्या होता है, फोनोग्राफ जैसे अपने वीडियो कैसेट्स होते हैं या फिर सीडी होते हैं, तो हम उसका रिकॉर्डिंग प्ले करते, तो वैसे ही तो पहले के जमाने में फोनोग्राफ्स होते थे, जो फोनोग्राफ्स आप उसके हिसाब से सुन सकते थे। तो ये फिर से सुनने से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बट अगर आप फिर से आप देखो तो ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन से, जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो आप उसके हिसाब से सुन सकते हो। तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। वायरलेस टेलीफोन जो है तो वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। तो ये तीनों में अंदाजन कॉमन क्या है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा चीज साउंड हो गया कि इसमें साउंड कॉमन है, क्योंकि जब भी आप वायरलेस टेलीग्राफी से मैसेज भेजते हो तो उसके साउंड के थ्रू भेजा जाता था उसके हिसाब से, तो दो चीजें उसके हिसाब से कॉमन आ गई। तो साउंड में अभी बेसिकली क्या होता है, चलो उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये तीनों में हमको जो कॉमन चीज दिखाई दे रही है तो मुझे वही लग रही है। आपको अगर किसी और को लग रही है कि कुछ और कॉमन चीज है, तो मेरी गुजारिश है प्लीज हमें भी बताइए, ताकि हम उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ढूंढ सके। तो वो दूसरी चीज है जो हमको कॉमन लगी, हमने उसके हिसाब से बताई और उसका ही हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। तो तीनों में जो है वेव्स है और दूसरा साउंड है, दूसरा साउंड है। तो साउंड्स में वेव्स होती है जनरली, साउंड वेव जिसे कहा जाता है। तो चलो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स ढूंढ लेते हैं, क्या है कैसा नहीं। तो ये आगे वेव्स। तो ये जो वेव्स है इसको साइनोसॉइडल वेव्स कहा जाता है। अभी साइनोसॉइडल वेव क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्टार्ट होती है जीरो से। इसके अगर एक्स एक्सिस पे आप देखोगे, सॉरी वाई एक्सिस पे देखोगे, तो आपको एम्पलीट्यूड मिलता है। एम्पलीट्यूड 0 से 1 होता है और 0 से -1 होता है। और एक्स एक्सिस पे है आपका टाइम, जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टाइम। देखिए अभी ये पीरियोडिक टाइम है, ये सिर्फ टाइम नहीं है, पीरियोडिक टाइम है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया जिसको टी कहा जाता है, और उसके बाद में फिर आपके टी से टी तक उसके हिसाब से रिपीटेटिवली आपके साइकिल्स होते हैं। तो एम्पलीट्यूड है और दूसरा टाइम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो स्टॉक मार्केट में भी ये दो चीजें हैं, एक प्राइस है और दूसरा है टाइम, राइट। तो और दूसरा है हमारा जो प्राइस और टाइम है वो भी नीचे ऊपर उसके हिसाब से जाता रहता है, यानी बुल साइकिल होता है, बियर साइकिल होता है, बुल साइकिल होता है, बियर साइकिल। तो अगर हम उसका रिजेम्बलेंस पकड़े, हमको एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है, बट अगर हम देखें उसके हिसाब से तो भाई ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो उसी प्रकार से कुछ वेव्स के हिसाब से, अभी 100% नहीं है कि भाई ये पूरा सीधा ही रहेगा, सीधा रहता है यानी ये कैसे कि उसको मालूम है एम्पलीट्यूड 1 + 0 में, और ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पे है, तो उसके हिसाब से हमेशा सीधा रहता है, ये वायर के थ्रू उसके हिसाब से कम्युनिकेट होता है, सीधा जाता है। बट ये कांस्टेंट है, यानी एक रेंज बाउंड में है और उसके हिसाब से काम करता है। बट हमारा मार्केट वैसा नहीं है, यही थोड़ा उसमें शायद फर्क है, डिफरेंस है, कि हमारी जो है वो ओवरऑल अप ट्रेंड में उसके हिसाब से जाती रहती है और होती रहती है। तो ये फर्क है शायद उसमें और ये चीजों में। तो बेसिक अगर आप देखो तो कंसेप्ट वही है, टाइम हो गया, प्राइस की जगह आपका एम्पलीट्यूड हो गया, और साइनोसॉइडिकल वेव्स उसके हिसाब से होती है। बट इसमें फर्क क्या है, एक दो बेसिक चीजों का है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, आप अगर देखो तो चलो इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, ये चीज का फ्रीक्वेंसी अलग है, ये चीज का फ्रीक्वेंसी अलग है, फिर से ये चीज का फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये शायद थोड़ा फास्ट है। इसका वाइब्रेशन जो है अलग होता है, इसका वाइब्रेशन अलग होता है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये शायद फ्रीक्वेंसी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें हो जाता है उसके हिसाब से। ये एक बेसिक चीज है, और एक बेसिक चीज इसमें ढूंढ लेते हैं और चेक कर लेते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए मैं ये स्लाइड भी दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ठीक है, चलो ये पे वोल्टेज हो गया, उसके हिसाब से पोलरिटी, अभी पोलरिटी में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हमारे मार्केट में भी उसके हिसाब से वही चीजें होती है। अभी इसमें जीरो नहीं है, स्पेशली जीरो शायद हमारे लिए वैसे कुछ लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब पॉजिटिव है। बट अगर आप देखो तो हाँ ठीक है, चलो ये शायद ट्रेंड पॉजिटिव है, ये ट्रेंड नेगेटिव है, ये ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो हमेशा आपको वो साइकिल्स दिखाई देंगे, पॉजिटिव, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये दिखाई देंगे।
तो सिर्फ इसका जो टाइम पीरियड है वो शायद अलग अलग हो जाए उसके हिसाब से, बट आपको छोटे टाइम पीरियड में बड़े टाइम पीरियड में भी आपको वो चीजें उसके हिसाब से दिखाई देती है, छोटे टाइम पीरियड में बड़े टाइम पीरियड पे आपको उसके हिसाब से दिखाई देती है। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये आपको अलग अलग उसके हिसाब से दिखाई देंगे। ये वेव्स का शायद जो अंदाजा है वो उसके हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जस्ट हमने बेसिक चेक कर लिया क्या है क्या नहीं। फिर से बुक में देखते आगे। Without the existence of this law, the above inventions would have been impossible। तो जस्ट हमने उसके बारे में ब्रीफ देख लिया कि इन तीनों में कॉमन क्या था। कि देखिए देखो, जब तक हमको उसके पीछे का बेसिस फंडामेंटल पता नहीं चलता है तब तक हमको वो चीजें पता नहीं चलेगी। इसलिए साइंस में सबसे पहले तो उसके हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है, डिटेल्स होता है क्या नहीं है। हाँ, तो दूसरी चीज है द ग्रेट लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज बेस्ड ऑन लाइक प्रोड्यूसिंग लाइक, लाइक कॉसेज प्रोड्यूस लाइक इफेक्ट। बराबर है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले तो ऐसा है कि चलो अगर आपको मालूम है बुल साइकिल है, तो बुल साइकिल के बाद में बियर साइकिल आना है। जब भी बियर साइकिल आएगा तो उसके बाद में फिर से बुल साइकिल आना है। तो अगर एक साइकिल है तो उसके बाद में दूसरी साइकिल आनी ही आनी है। अगर आपको मालूम है ये आपका अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट ये रहेगा, अगर ये आपका कॉज है तो उसका इफेक्ट ये रहेगा, अगर ये आपका कॉज है तो इफेक्ट आएगा। तो कॉज अगर सेम है, अगर सेम कॉज होता है, जब जो कि बियर साइकिल हो गया, बियर साइकिल हो गया, तो उसके बाद में फिर से आपको एक बुल साइकिल आना है, फिर से आपको बुल साइकिल आना है, फिर से बुल साइकिल आना है, फिर से बुल साइकिल आना है। तो ये चीजें कैसी होगी? ये कॉज और इफेक्ट की वजह से। तो अगर आपका कॉज है बियर साइकिल तो उसका इफेक्ट बाद में रहेगा बुल साइकिल। अगर आपका बुल साइकिल कॉज है तो आपका इफेक्ट रहेगा बियर साइकिल। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। आप अगर ये चीजें समझ लो कि एक के बाद में दूसरी चीज होनी ही होनी है, ये नेचुरल लॉज है, तो आपको चीजें समझने आसान हो जाए। ये ऐसा नहीं कि भाई मार्केट ऊपर 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 ही जाते रहेगा या फिर नीचे 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 जाते रहेगा, वैसे नहीं होगा। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये साइकिल से, साइकिल समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और उनका बोलना है कि अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई तो आपको 2-3 साल क्या, आपको 100 साल का डेटा, 1000 का साल का फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी इन्होंने यही स्टेटमेंट टनल थ्रू द एयर में भी बोला है, और जहाँ पे यहाँ का रेफरेंस भी दिया है, इफ यू हैव द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ का बोलना है कि भाई करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी हमको ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक ये साइकिल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल सकता है आपको आगे की चीजें पता नहीं होती है। और वो क्या बोलता है, नो द साइकिल्स विच इज गोइंग टू बी रिपीटेड। तो आपको कौन सा साइकिल चल रहा है वो भी आपको पता चलना जरूरी है। शायद हम धीरे धीरे करके आके भी उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। The law which I have applied will not only give this long cycles or swings, but the daily and even hourly movements of stocks। तो देखिए हम जो ये देख रहे हैं तो इसमें ये लॉन्ग साइकिल्स हो गए। लॉन्ग साइकिल्स है ना, ये 2004 से लेके 2008 तक, ये 2008 से लेके 2012 तक, 2012 से लेके 2016 और 2016 से लेके 2020 तक। तो ये मंथली है, मंथली कैंडल से यहाँ पे। तो ये बड़ी बड़ी साइकिल से, तो समझिए ये अगर साइकिल है लो टू लो का मैं कंसिडर करूँ तो ये तकरीबन 4 साल के लिए। उसके बाद ये 2008 से लेके 2012 तक 4 साल, 2012 से लेके 2016 तक 4 साल, 2016 से लेके 2020 तक। तो शायद हमको कहीं तभी एक साइकिल में पता चल रहा है कि भाई बुल साइकिल बियर साइकिल तकरीबन 3, 3.5, 4 साल का एवरेज करके उसके हिसाब से हो सकता है। क्योंकि हमको अगर ये पिछले 4 साइकिल में देखे तो हम वही वही हमको अनुमान आ रहा है कि 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल के साइकिल शायद हो सकती है। कब भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो बोल रहे कि ये जो बड़े स्विंग्स है, लॉन्ग साइकिल्स है, उसमें भी ऐसा होता है। अगर हम पकड़े थी 4 साल का अगर बड़ा है तो उससे फिर बाकी के हैं छोटे छोटे। बट द डेली एंड इवन आवरली मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, ये भी साइक्लिक होते हैं। तो चलिए इसके लिए और एक छोटा सा एग्जांपल हम देख के चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, बट उसके लिए पहले जस्ट ये पढ़ लेते हैं। By knowing the exact vibration of each individual stock, I am able to determine at what point each will receive support and at what point the greatest resistance is to be met। तो चलो इसको जस्ट थोड़ा एक टेस्ट कर लेते हैं। हमने कुछ डिटेल्स इसके बारे में देखा हुआ है, हमने शायद कुछ मार्केट में इंप्लीमेंट करना भी चाहा है, तो शायद उसका थोड़ा एक अनुमान मैं आपको दे देता हूँ चेक करने के लिए। आ, उसके लिए पहले तो शायद हम जस्ट एक ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल एक रिलायंस का आप एग्जांपल दे देते हैं। तो ये रिलायंस आ गया। शायद थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, तो ये शायद हमने ऑलरेडी, तब तक हम, हाँ,
अपने साइकिल में जाते हैं। तकरीबन डेट्स है, तो उसका डेट्स भी मैं आपको उसके हिसाब से बता देता हूँ कभी क्या बोला है हमने, क्योंकि ये जब भी हम डालते हैं तो मोस्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है। ये ग्रुप है, ये चैनल नहीं है, चैनल अलग से है और ग्रुप अलग से है। ये तो सिर्फ जो ट्रेडिंग में ज्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं शॉर्ट साइकिल्स के लिए, उनके लिए स्पेशली ये ग्रुप बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका नाम द 2 यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसमें हाँ, अगर आप चेक करोगे 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को 2 बजे के आसपास, तकरीबन सॉरी 3 बजे के आसपास, हमने यहाँ पे लिखा था 2652 वॉज रिलायंस 1.618 टारगेट, लेट्स सी द रिएक्शन हियर ऑन। बराबर। तो ये साइकिल क्या था, कैसे था, हम जस्ट इसके बारे में चेक कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि भाई ये साइकिल्स जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं बराबर है नहीं है, कैसे कैसे नहीं। जरूरी नहीं बराबर ही हो, बट हम सिर्फ उसका एक अनुमान लगा रहे हैं। तो शायद हमको एक पता चला कि भाई ये साइकिल है उसके हिसाब से ये लेवल पे कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए हमने मार्क करके, अभी ये 16 तारीख था। हाँ, तो ये शायद 16 तारीख का दिन था। ये यहाँ पे ये 17 तारीख है जो हमने मार्क किया, और उसके पहले का दिन शायद 17 तारीख को उसका टारगेट कंप्लीट हो गया था हमारे अनुमान से। हम गलत भी हो सकते हैं उसके हिसाब से, बट टारगेट तो हमारा आ गया था। तो हमने वहाँ पे बताया था कि भाई ये साइकिल कंप्लीट हो गई है और हमको यहाँ पे रिएक्शन देखना है कि क्या होता है क्या नहीं। तो शायद हम उसके लिए वहाँ पे रुके हुए थे, चेक कर रहे थे कि मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। तो हमको वहाँ पे रिएक्शन मिला। एक तो सबसे पहले मार्केट वहां से एक रिएक्शन दिया, या अगर ये छोटे टाइम पीरियड में भी आप उसके हिसाब से देखो तो उसका रिएक्शन आया हुआ है। तो ये दिखाने का एक ही चीज है कि इसमें जो आप साइकिल्स चेक करोगे तो ये छोटे टाइम पीरियड में भी काम करता है, ये बड़े टाइम पीरियड में भी काम करता है। कैसे काम करता है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो हमने बड़े टाइम पीरियड के लिए बताया, ये बड़ा टाइम पीरियड यानी एक्चुअली ऑलमोस्ट 2-3 महीना हो गया था। हम उसके नीचे में डिटेल्स भी चेक करें एक एक करके क्या है क्या नहीं। और ये सब साइकिल्स पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ था, ये जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, रिलायंस के बारे में बताया, तो इसके साथ में हमने डाउ जोन्स और निफ्टी पे भी देखा था। तो वो इसके बाद हमने रिलायंस में बताया था कि ठीक है चलो ये तो साइकिल उसका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जो हमको कैंडल्स मिले थे, तो कैंडल्स के हिसाब से हमने कुछ इंटरप्रेट किया था। देखिए अगर ये कैंडल आप देखोगे तो इवनिंग स्टार बन गया, दूसरे दिन भी इवनिंग स्टार बना दिया। तो कुछ इंटरप्रिटेशन हमको इसके हिसाब से पता चलते हैं कि अगर इवनिंग स्टार बनता है तो शायद मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, वहां से फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, बट जस्ट हम ओवरऑल इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमने ये चीजें बता दी थी क्या होने वाला है क्या ना, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो मार्केट उसके हिसाब से नीचे नीचे जा सकता है रेजिस्टेंस लेने का। तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो भी हमने डाल दिया था यहाँ पे। और ये निफ्टी का था, और उसके हिसाब से हमने डाउ जोन्स के भी बारे में बताया था। डाउ जोन्स, हाँ तो ये डाउ जोन्स, हाँ, तो यहाँ पे बताया था सॉरी, ये रिलायंस के बारे में हमने बताया कि रिलायंस का ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया करके। और रिलायंस को हमने ये भी देखा था कि रिलायंस इज बैक फॉर रिट्रेसमेंट एट द सेम लेवल। तो यही लेवल्स पे यानी तकरीबन टू 652 के लेवल पे रिट्रेसमेंट के लिए वो वापस आ रहा है, ये भी उसमें बताया था। तो कुछ है जो भी डिटेल्स हमको समझता है हमारी नॉलेज के हिसाब से हम वहाँ पे शेयर करते हैं और बताते हैं। देखिए उसके बाद में रेजिस्टेंस पे फिर से रिलायंस वही लेवल्स पे उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लेता है। तो इसका मतलब एक ही चीज है कि हमें अगर कुछ साइकिल्स पता है तो हम शायद उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और ये आवरली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट पे, छोटे चार्ट्स पे भी आपको उसके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, तो डब्ल्यू गान साहब भी वही बात बताना चाहते हैं, और हमने शायद वही चीजें सीखने के लिए यहाँ पे देखा है। द लॉ विच आई हैव अप्लाइड विल नॉट ओनली गिव दिस लॉन्ग साइकिल्स or swings, but the daily and even hourly movement of stocks. By knowing the vibration, exact vibration of each individual stock, I am able to determine. इसलिए मैंने इंडिविजुअल स्टॉक का यानी रिलायंस का जैसे एग्जांपल है वो लिया। आई एम एबल टू डिटरमाइन एट व्हाट पॉइंट ईच विल रिसीव सपोर्ट एंड एट व्हाट पॉइंट द ग्रेडेड रेजिस्टेंस इज टू बी मेट। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट का जो बात है वो भी बताया, रेजिस्टेंस का भी बात बताया। तो हमने इसके पहले जो देखा, हाँ
2 आवर्स क्रिएट अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी हम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कभी आएगा, आवरली बेसिस पे भी, छोटे लेवल पे भी, और उसका फिर जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो भी किधर आएगा। तो हम ये बारे में उसके हिसाब से एक एक करके मार्केट में नीचे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, तो हम फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा रुक जाते हैं, और जो हमने अगले चैप्टर्स में कवर करना है वो एक एक करके आगे में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगले अध्याय में फिर से मिलते हैं, और मेरी गुजारिश आप सबसे है कि प्लीज हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उसको प्लीज आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। उसका नाम है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग। आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और उसके अंदर जो वीडियोस है, मेरी गुजारिश है प्लीज आप वो वीडियोस भी एक बार चेक कर लीजिए। ओके, और हमारा टेलीग्राम का भी वैसे ही चैनल है। टेलीग्राम का चैनल का नाम है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो उसके हिसाब से आपको ये चैनल, आप अगर जस्ट सॉरी टेलीग्राम पे डालोगे यूट्यूब ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो आप इमीडिएटली ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल सकता है, और हमारा जो भी डिटेल्स वहाँ पे डाले हुए ग्रुप में, वहाँ पे एक एक करके सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, हम फिर से मिलेंगे।